हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आप देख रहे हैं सीटेट पैडागोजी का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए ट्रिक के माध्यम से, वो आप देख रहे हैं। मैं आपको वो समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये कह दूँ कि मैंने जितना भी ट्रिक आप लोग को बताया है, मुझे उम्मीद है अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे तो वो ट्रिक आप लोग को क्वेश्चन जब आप सोल्व करते होंगे तो वो काम आता होगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे पिछला वाला वीडियो पार्ट 1 2 3 नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो जो आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ और इसमें जो आप लोग को मैं ट्रिक बताऊंगा तो तभी आप समझ पाएंगे जब मेरा आप पिछला वीडियो देखे होंगे या देखिएगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हम। आज का पहला प्रश्न है मेरा। तो आज का पहला ट्रिक है, सॉरी मैंने आप लोग को 14 ट्रिक बता दिया था, तो आज मैं 15वां ट्रिक आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो 15वां ट्रिक है, बाल केंद्रित वाला उत्तर होता है। कहीं भी दोस्तों अगर आप लोग को बाल केंद्रित ऑप्शन में देखने को मिल जाए और प्रश्न अगर पॉजिटिव हो तो ये उत्तर होता है। ज़्यादातर बाल केंद्रित वाला उत्तर सही होता है। अगला ट्रिक है सामग्री। अगर कोई भी सामग्री जैसे कि सीडी हो या फिल्म हो, अगर बच्चे को फिल्म के माध्यम से अगर कोई चीज़ बताया जाए, उसको दिखाया जाए, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो जल्दी सीख लेता है बच्चा। या सीडी कैसेट जो होता है उसके माध्यम से किसी बच्चे को कुछ दिखाया जाए और समझाया जाए कि ये ऐसे होता है, तो बच्चा उसको ज़्यादा पकड़ लेता है। तो अगर सामग्री जैसे सीडी हुआ, फिल्म हुआ, अगर उसके माध्यम से बच्चे को सिखाया जाए, अगर इस तरह का ऑप्शन अगर आप लोग को मिल जाए कहीं भी, तो वो सही होता है। तो आप लोग उसको टिक लगा दीजिएगा। अगला है स्वयं वाला उत्तर होता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक प्रश्न दिखाया था जिसमें था कि टीचर अगर कोई भी काम स्वयं करता है तो बच्चा उसको देख के प्रेरित होता है। तो ये प्रश्न मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो ये ट्रिक यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि स्वयं वाला उत्तर होता है। तो अगर कहीं भी है कि कोई भी काम बच्चा स्वयं कर रहा है, अगर बच्चे को आप कोई वर्क दे रहे हैं और बच्चा वो खुद से करेगा उस वर्क को, तो उसके अंदर करने का जुनून पैदा होगा। कोई भी सवाल जो है सो वो खुद से सोल्व करेगा, तो उसको ज़्यादा ज्ञान होगा। तो ये ऑप्शन आपको कहीं भी मिल जाए कि बच्चा स्वयं से कर रहा है या टीचर स्वयं से कर रहा है ताकि बच्चा प्रेरित हो, तो जो है सो ये ऑप्शन सही होता है। आप लोग उसमें टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति वाला उत्तर होता है। पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न दिया था उसमें भी अभिव्यक्ति था, तो वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको टैग वर्ड भी कहते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अभिव्यक्ति कहीं भी आपको मिल जाए तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला है खेल वाला उत्तर होता है। अगर बच्चे को खेल खेल में अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा ज़्यादा सीखता है, तो इसीलिए पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये पॉजिटिव ट्रिक है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन अगर आप लोग को मिल जाए कि बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, तो जो हाँ बिल्कुल, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है अवलोकन करने वाला उत्तर होता है। बिल्कुल भी बच्चे को अवलोकन, किसी भी चीज़ का अगर कोई काम करने के लिए दे दे तो बच्चा उसका अवलोकन करता है। तो ये जो होता है, कहीं भी अगर आप लोग को ऑप्शन मिल जाए कि अवलोकन देखने को मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। अगला है अनुकूलन वाला उत्तर होता है। बिल्कुल होता है। कहीं भी आप लोग को ऑप्शन में अगर मिल जाए अनुकूलन और आप लोग को अगर प्रश्न पॉजिटिव मिल जाए तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। तो मैं आप लोग को बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि आप लोग अगर सीटेट एग्जाम देते हैं तो आप लोग प्रश्न को जरूर अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि जो मेरा प्रश्न है निगेटिव है या पॉजिटिव है। उसी हिसाब से आपको ऑप्शन भी पढ़ना है और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं और क्वेश्चन भी पॉजिटिव होता है। तो आप लोग को ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें से चारों जो है सो कौन सा सही होगा। तो हाँ, एक बात को याद रखिएगा, अगर अगर चारों ऑप्शन आपको सही लगे तो उसमें से आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो ही ऑप्शन आपको लगेगा कि नहीं ये होना चाहिए, तो वो आप लगा दीजिएगा आंख बंद करके, वो आपका सही हो जाएगा।
तो हमको अगर 4 पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसमें से हमको चुनना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है तो वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न पे भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर के कोई शिक्षक हैं तो किसे जो है सो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है धैर्य और दृढ़ता, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और सी ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, और डी है पढ़ाने की उत्सुकता। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप लोग अगर शिक्षक हैं तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चारों ऑप्शन में से किसको देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो इसको धैर्य और दृढ़ता ये सही होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है उसके पास धैर्य और दृढ़ता रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, और आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा यहाँ पे है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और चौथा ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ये चारों में से बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है सो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, ये लग रहा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। अगर अगर बच्चा को अगर हम पढ़ा रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं, तो अगर बच्चे को पढ़ाते समय वास्तविक दुनिया से अगर उसको जोड़ेंगे तो बच्चा उसमें ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा समझेगा। और उसी तरह वास्तविक दुनिया से संबंधित अगर हम चीज़ों को, बातें को बताएंगे बच्चा के सामने, तो क्या होगा, उसका पढ़ाई जो होगा थोड़ा सा सरल हो जाएगा और बच्चा थोड़ा ज़्यादा समझेगा। तो ये ज़्यादा सही है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है नहीं मानना चाहिए, तो ये मेरा जो है सो निगेटिव प्रश्न हो गया। तो निगेटिव प्रश्न में हमको पॉजिटिव नहीं निगेटिव ही आंसर खोजना है। तो देख लिए पहला ऑप्शन है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगला है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। अगला है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसमें निगेटिव हमको खोजना है। तो देखिए ये सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, ये भी सही है। और सीखना अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। अगर कहीं भी सीख सकता है कुछ भी, जरूरी नहीं है कि एक संस्थान ही ऐसा है जहाँ बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चे को हर एक जगह ज्ञान प्राप्त होता है, बच्चा हर एक जगह सीख सकता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये सब गलत होगा। अब ये इसीलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं माना चाहिए, निगेटिव है प्रश्न, इसीलिए निगेटिव ही हमको आंसर चूज करके देना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन होगा शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। और तीसरा है कक्षा में एकदम खामोशी। और चौथा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछता है अगर कोई भी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो पढ़ने में उसको जागरूक होगा, वो पढ़ने में उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगा। अगर कोई भी प्रश्न अगर पूछता है तो अगर उसका आंसर उसको मिल जाता है तो उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ता है कि नहीं हम कुछ और भी प्रश्न पूछे जो सर हमको बताएं। तो दोस्तों आज तक इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और मन से आप लोग पढ़ाई कीजिए।